फ्रेंड्स, मैं बरखा शर्मा डी लॉ जंक्शन से आपके सामने जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेक्चर कर रहे थे, अब उसको अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखेंगे पार्ट 3, मूल अधिकार। क्या देखेंगे हम लोग? पार्ट 3, मूल अधिकार। एक सेकेंड, हम लोग ऐसे पेन ले लेते हैं और अब हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक, 12 टू 35। तो जब हम इसके पार्ट को स्टार्ट करेंगे, 12 टू 35 आर्टिकल्स को देखेंगे। ये हमारे 12 टू 35 क्या है? आर्टिकल्स। जब इन आर्टिकल्स को हम देखेंगे तो उससे पहले हम देखेंगे कि मूल अधिकारों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं संविधान में बता रखी है कि मूल अधिकार क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है इसका, वो ये बताता है हमें कि मूल अधिकार जो होते हैं, हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। और जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिए हमने? मूल अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है ना? और जो मूल अधिकार होते हैं वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। अगर हमारे किसी भी मूल अधिकार का हनन होता तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसमें हम रिट पिटीशन फाइल करके हमारे मूल अधिकारों को प्रवर्तित करवा सकते हैं। मूल अधिकारों को कहाँ पे बताया गया है? मूल अधिकारों को भाग 3 में बताया गया है, पार्ट 3 में बताया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और जो हमारा ये पार्ट 3 है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है संविधान की मैग्ना कार्टा। संविधान की मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है पार्ट 3, मूल अधिकारों को। और जो हमारे मूल अधिकार होते हैं वो न केवल नागरिकों को बल्कि अनागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। और जो ये हमारे मूल अधिकार हैं वे संविधान के प्रदत्त और संरक्षित है। और मूल अधिकार के उल्लंघन हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रावधान है। और आवश्यकता पड़ने पर मूल अधिकारों में संशोधन भी किया जा सकता है। पर ऐसा संशोधन होना चाहिए जो हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट न करे। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो केशवानंद भारती का वाद था ना, उसमें बताया गया था कि हमारे को मूल अधिकारों में संशोधन, एक संविधान में संशोधन किया जा सकता है, परंतु इसमें क्या होता है, आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो आपातकाल है, आपातकाल में क्या किया जा सकता है? मूल अधिकारों को, कुछ मूल अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है। कौन कौन से मूल अधिकार होते हैं? 20 और 21, इन्हें निलंबित भी कर सकते हैं। और इन पर युक्त युक्त निर्बंधन भी लगाया जा सकता है। किस संबंध में लगाया जा सकता है? राज्य के लोक व्यवस्था बनाने में, न्यायालय की कोई अवमानना हो, इस तरीके के कोई भी काम होते हैं तो मूल अधिकारों पर युक्त युक्त निर्बंधन भी लगाया जा सकता है। और जो हमारे मूल अधिकार है वो कब से लागू हुए थे? मूल अधिकार हमारे लागू हुए थे जब से हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो मूल अधिकार हमारे स्वतः ही लागू हो गए थे। तो अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने के बाद अब हम देखते हैं आर्टिकल से, को शुरू करते हैं आर्टिकल 12 से। तो आर्टिकल 12 से शुरू करने से पहले मैं बताती हूँ कि जो मूल अधिकार क्या होते हैं। जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होने के कारण ही इनको क्या किया जाता है? नागरिकों को प्रदान किया जाता है ना? तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 है वो हमें मूल अधिकारों के संबंध में जनरल बातें बता रहे हैं, है ना? तो सबसे पहले क्या बता रहा है आर्टिकल 12? हमको हमको ये बता रहा है कि परिभाषा, किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किसके संबंध में बता रहा है? मूल अधिकारों के संबंध में। मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की क्या परिभाषा है, ये हमको बता रहा है आर्टिकल 12। जबकि आर्टिकल 36 आएगा हमारा नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में, वो भी हमें राज्य की परिभाषा बताएगा। उसमें वही परिभाषा दे रखी है जो कि आर्टिकल 12 में दे रखी है, लेकिन वहां पे मूल अधिकारों के संबंध में ना होकर के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में मानी जाती है। तो आर्टिकल 12 हमको बोलता है मूल अधिकारों के संबंध में, और आर्टिकल 36 बोलता है हमको
नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य की परिभाषा। तो ये जो आर्टिकल है वो हमको बता रहा है कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल होगा। तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत होगा भारत की सरकार, संसद, राज्यों की सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी, स्थानीय या अन्य प्राधिकारी जो सरकार के नियंत्रण के अधीन होते हैं। इन सबको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है ना। तो अन्य प्राधिकारी कौन होते हैं, जैसे LIC वगैरह हो गए ना, इनको ये माना जाता है राज्य है। तो बेसिकली क्या माना जाता है, भारत की सरकार, संसद, राज्यों की सरकार, विधानमंडल, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी राज्य की परिभाषा में आते हैं। अब बताओ न्यायालय आता है कि नहीं आता राज्य की परिभाषा में। तो न्यायालय राज्य की परिभाषा में आता है या नहीं आता, इसके संबंध में अनेक मत दिए गए हैं, अनेक केसेस दिए गए हैं। तो कुछ केसेस में तो माना गया है कि न्यायालय राज्य है, और कुछ मामलों में माना गया है कि न्यायालय राज्य नहीं है। तो कई कई चीजें हैं जिनमें हम बता सकते हैं कि राज्य कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नगर पालिका, विश्वविद्यालय, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और रेलवे बोर्ड, जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत, और ये होता है ना। तो इस तरीके की जो भी संस्थाएं होती है ना, इनको राज्य के अंतर्गत माना गया है ना। लेकिन जैसे भारतीय विधि संस्थान हो गया, लोक सेवा आयोग, हमदर्द दवाखाना, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ वगैरह, इनको राज्य नहीं माना गया। तो कुछ कौन राज्य है कौन राज्य नहीं है, इनके संबंध में कई केसेस है, और उन केसेस के अकॉर्डिंग उनको राज्य माना गया है या नहीं माना गया। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग तो भारत की सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी राज्य की परिभाषा में आते हैं। ये हो गया हमारा आर्टिकल 12। अब आते हैं हम आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 हमको बोल रहा है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये भी हमारा एक जनरल प्रोविजन है। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले ऐसा माना जा सकता था कि संविधान के लागू होने के पूर्व की सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस सीमा तक वे क्या है, मूल अधिकारों से असंगत है, इररिलेवेंट है, मूल अधिकारों से, फंडामेंटल राइट से इररिलेवेंट है। तो वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जहां तक कि वो इनसे इररिलेवेंट है। जो संविधान से लागू होने से पहले की जो भी लॉज थे ना, विधियां थी ना, वो आती है इसके अंतर्गत। तो अगर हम इसके संबंध में एक्ट की लैंग्वेज देखें तो ये बोल रहा है इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है ना। तो इसके संबंध में कौन सा सिद्धांत दिया, इसके संबंध में हमें सिद्धांत दिया गया था आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत हमको आर्टिकल 13 के क्लोज 1 के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया था कि संविधान की पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने पर समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि ये मूल अधिकारों से ढक जाती हैं, और ऐसी असंगति दूर हो जाने पर वे पुनर्जीवित हो जाती है। मानो वो किसी मूल अधिकार से असंगत है तो वो उसके अकॉर्डिंग यूज नहीं आएगी, पर मानो उस असंगति को दूर हो गया तो वो वापस पुनर्जीवित हो जाती है, मतलब वापस उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कौन से इसमें कहा गया था, 13 क्लोज 1 में कहा गया था, आर्टिकल 13 क्लोज 1 में कहा गया था। और इसके संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है भीकाजी वर्सेस राज्य, 1955 का केस है ये। तो ये इंपॉर्टेंट आता है, मतलब ये जो सिद्धांत है ना, ये जो 13 वाला आर्टिकल है ना, बेसिकली इसमें कई सिद्धांत दिए गए हैं, लॉ से रिलेटेड कई सिद्धांत दिए गए। तो सबसे पहला आता है इसमें 13 क्लोज 1 में आच्छादन का सिद्धांत, ठीक है। फिर आता है इसका सेकंड पॉइंट 13 क्लोज 2। ये क्या बोलता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, है ना। तो इसके संबंध में कौन सा सिद्धांत दिया गया था, पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था। तो सबसे पहला आच्छादन का सिद्धांत, फिर पृथक्करण का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत इसके अंतर्गत किए गए थे। फिर जो 13 का क्लोज 3 आता है वो हमें बताता है विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा कौन सी होगी, है ना। तो इसमें बताया गया कि विधि की परिभाषा में अध्यादेश, कोई भी आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना,
रूढ़ी या परिपत्र और प्रथा इसके अंतर्गत आते हैं। और प्रवर्त विधि होती है ना, वो भी इसमें आ जाती है। कौन कौन सी होती है प्रवर्त विधि? वो होती है जो विधान मंडल या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा बनाई गई विधि, ये होती है हमारी प्रवर्त विधि। ठीक है ना। तो सबसे पहले 13 क्लोज 1 में तो हमको बताया गया था आच्छादन का सिद्धांत, फिर पृथक्करणीयता का सिद्धांत 13 क्लोज 2 में, और 13 क्लोज 3 जो है वो हमको बता रहा है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस में सबसे पहले इसने बताया हमको विधि क्या होती है, फिर हमको बताया प्रवर्त विधि क्या होती है। फिर जो इसका 13 का क्लोज 4 आता है वो हमें बताता है, 13 का क्लोज 4 हमें बताता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात आर्टिकल 368 में किए गए संशोधनों को लागू नहीं होगी। जो हमारा अमेंडमेंट वाला चैप्टर है ना, उसमें जो 36 आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो अमेंडमेंट होता है ना, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। उसमें जो अमेंडमेंट होगा ना वो इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, मतलब ये बोलना चाह रहा है। और कब से जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ठीक है ना। और फिर आता है इसमें लास्ट में एक अभित्याग का सिद्धांत। अभित्याग का सिद्धांत में क्या बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हमें, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनको क्या नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से त्याग नहीं सकता। मूल अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता। जब से हमें संविधान में मूल अधिकार दिए गए तब से ये चल रहा है। ठीक है ना। फिर हम देखें तो अब जैसे 12 और 13 में हमारे जनरल प्रोविजंस आ गए थे ना मूल अधिकारों के संबंध में। तो अगर हम बेसिकली देखा जाए तो हमारे 14 से मूल अधिकार शुरू होते हैं, है ना। 12 और 13 तो हमको जनरल बातें बताते हैं, लेकिन अब हमको जो मूल अधिकार स्टार्ट हो रहे हैं वो बेसिकली 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो 14 से 18 में हमको समता का अधिकार बता रखा है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार बता रखा है हमको 19 से लेके 22 तक, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार बता रखा है हमको 23 से 24, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है हमको 25 से 28, फिर आ रहे थे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो बता रखा है हमको 29-30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है वो आता है आर्टिकल 32 में। तो संविधान जब स्टार्ट हुआ था, संविधान जब लागू हुआ था, तो हमको जो मूल अधिकार दे रखे थे वो 7 थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, 1978 में, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब बेसिकली कितने मूल अधिकार हैं? अब है हमारे 6 मूल अधिकार। तो सबसे पहले जो अधिकार आता है हमारा, वो आता है सबसे पहले समता का अधिकार। कहां से कहां तक है? 14 से लेके 18 तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमको बोल रहा है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये हमको बताया गया आर्टिकल 14 में। विधि के समक्ष समता जो वर्ड लिया गया है, विधि के समक्ष समता वर्ड लिया गया, ये हमने लिया ब्रिटिश संविधान से, है ना। और विधि के समक्ष समता तो यहां से आ गया। विधियों के समान संरक्षण वाली बात कहां से ली है हमने? ये लिए हमने अमेरिका के संविधान से, है ना। तो फिर ये जो विधि के शासन का जो सिद्धांत दिया गया था ना, वो दिया था डायसी ने। डायसी एक विद्वान हुए थे जिन्होंने विधि के शासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। तो विधि के समक्ष समता हमने लिया है ब्रिटिश संविधान से। इसके अनुसार क्या होता है, विधि के सामने व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। विधि के सामने कोई भी व्यक्ति क्या नहीं होता, ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है ना। फिर आती है विधि के समक्ष ये जो समता का सिद्धांत था ये क्या था, एक विधि के शासन का एक तत्व माना जाता है। तो विधि के शासन का जो ये वर्ड दिया था वो हमको डायसी ने दिया था। और जो विधि का समान संरक्षण है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। तो ये था हमारा आर्टिकल 14। अब आते हैं हम आगे आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15 हमें क्या कह रहा है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट आता है 15(1) आता है, 15 क्लोज 1 आता है, वो हमको बोलता है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का कोई विभेद नहीं करेगा, है ना। और इसका जो 15 का क्लोज 2 आता है वो हमको बताता है उपयुक्त आधारों पर, उपयुक्त कौन से आधार थे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य राज्य भी किसी अन्य राज्य और कोई अन्य व्यक्ति किसी भी तरह का विभेद नहीं करेगा, यानी राज्य किसी अन्य व्यक्ति को भी इस तरीके का विभेद नहीं करने देगा। काहे के लिए, इस चीज के लिए कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने के संबंध में, कुओं, तालाबों, स्नान घरों आदि के संबंध में, मतलब वहां पे अगर कोई जैसे है ना पूर्णतः या भागते राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्तों के अधीन नहीं होगा। मतलब किसी भी तरीके का, मतलब इनको यूज करने के लिए किसी भी तरीके का कोई विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद आता है हमारा 15 का क्लोज 3। 15 का क्लोज 3 आता है, वो हम बोलता है कि महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष उपबंध करने के संबंध में यह नहीं रोकेगा। मतलब अगर महिलाओं और बच्चों के संबंध में कोई कानून बनाया जा रहा है तो रोका नहीं जाएगा। फिर आता है 15 का क्लोज 4, वो हमको बोल रहा है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों व एसटी एससी के संबंध में विकास के लिए प्रावधान कर सकता है, और इस तरह का कोई मतलब उसको रोका नहीं जाएगा। और कब से जुड़ा था ये फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 से जुड़ा था, है ना। और ये कौन से केस से आया था, इसके संबंध में केस था मद्रास राज्य वर्सेस चंपाकम द्विराजन, इस वाद में ये वाली बात कही गई थी। ठीक है ना। तो आर्टिकल 14, 15, 15 का क्लोज 1, 2, 3, 4 इसमें देखा हमने, है ना। अब आगे चलते, फिर आता है हमारा 15 का क्लोज 5। ये क्या बोल रहा है हमको, ये बोल रहा है राज्य अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी व निजी, न केवल गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स में जो शिक्षण संस्थाएं होती है ना, उनमें भी एससी, एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों को प्रवेश यानी एडमिशन में आरक्षण दे सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है ना। और कब से जुड़ा था ये, 93वां संशोधन हुआ था 2005 में, उसके द्वारा ये बात जोड़ी गई है ना। फिर इसके बाद आता है 6 बोलता है हमको आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध करने की शक्ति। जो हमारा ईडब्ल्यूएस वाला प्रोविजंस आते हैं ना, ईडब्ल्यूएस, ये जो प्रोविजंस आते हैं वो इसमें आते हैं कि इकोनॉमिक रूप से जो वीक होते हैं ना, उनके लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति दी गई है राज्य सरकार को। तो वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, 103वां संशोधन हुआ था 2019 में, 2019 में, उसके द्वारा ईडब्ल्यूएस के प्रोविजंस जोड़े गए थे। तो ये तो था हमारा आर्टिकल 15। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 हमको बोल रहा है लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो ये वाला जो प्रोविजंस होता है वो किसको मिला हुआ है, सभी नागरिकों को मिला हुआ है। बेसिकली देखा जाए ना तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30, मैंने ऐसे करके इसको याद कर रखा है, 15, 16, 19, 29, 30, तो ये नागरिकों को प्राप्त होते हैं ना। तो लोक नियोजन में जो अवसर की समानता वाला प्रोविजन है उसमें बताया गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। लोक नियोजन में पब्लिक, उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह जो होते हैं ना, उनमें नियुक्तियों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। फिर इसको सेकंड बोल रहा है बात कि राज्य द्वारा लोक नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, ये उद्भव वाली बात है ना, ये यहाँ पे 16 में अलग है, बाकी उसमें क्या कहते हैं 15 के अकॉर्डिंग ये सारे, और जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये वाली बात बोली है हमको इसमें 16 के क्लोज 2 में, है ना। फिर बताता है हमको 16 का क्लोज 3। 16 का क्लोज 3 बोलता है कि संसद राज्य के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित कर सकता है।
क्या मतलब इस बात का कि संसद विधि बनाकर किसी क्षेत्र विशेष के नियोजन के लिए निवास की बाध्यता लागू कर सकता है। अगर हम 16 का क्लोज 3 याद करेंगे तो इसको निवास विषयक करके कीवर्ड निकाल सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, है ना। तो इसमें जो पावर होती है ना वो केवल संसद के हाथ में होती है, राज्य विधानमंडल के हाथ में नहीं होती है। फिर इसका 16 का क्लोज 4 आता है, वो बोलता है कि राज्य पिछड़े वर्गों जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए नौकरियों में पदों का आरक्षण कर सकता है। तो ये जो आरक्षण करेगा उसके लिए कुछ बिंदु दिए गए। कौन कौन से बिंदु है कि ऐसा जो आधार होगा आरक्षण का वो ठोस होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए, मतलब युक्त युक्त आधार होना चाहिए इसका। और जो आरक्षण होगा वो 50% से अधिक नहीं होगा, 50% से अधिक नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड रूल आता है कि आरक्षित जो पद हैं वो 2 वर्ष तक कैरी फॉरवर्ड होंगे, इसके बाद वो जनरल की तरह यूज किए जाएंगे। इसका मतलब है कि आरक्षित वर्ग के रिक्त रहे पदों को 2 वर्ष तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद भी रिक्त रहने पर उन्हें जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, सामान्य पदों की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा 16(4) 16(4)(a). इसमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि राज्य द्वारा एसटी एससी के पदोन्नति के संबंध में आरक्षण, है ना। तो ये क्या कब से जुड़ा था, 77वें संविधान संशोधन के द्वारा 1995 में जुड़ा था। और इसके बाद प्रोन्नति में, प्रोन्नति क्या होती है, प्रमोशन होता है। एसटी एससी को मिलने वाले आरक्षण के साथ परिणामिक ज्येष्ठता की व्यवस्था को लागू किया गया। परिणामिक ज्येष्ठता की व्यवस्था को मतलब पहले ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है तो उसके उसके अकॉर्डिंग लागू किया जाएगा, है ना। तो कब से लागू किया गया था, ये 85वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसको जारी किया गया था। फिर 16(4)(ख) आता है, 16(4)(b) आता है हमारा कैरी फॉरवर्ड जो रूल था, जो हमने पहले भी पढ़ा था 16(4) में। उसमें क्या बताया था कि जो इसकी जो आरक्षण की सीमा है ना 50%, उसको बैकलॉग में भरने में यूज नहीं किया जाएगा। ये वाली बात भी इसमें बताई गई थी। इसमें जनरल जो उसके पॉइंट में बात निकली है वो मैंने आपके सामने रखी है कि उस पूरे एक्ट में पढ़ने के बाद जो है ना, उस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो उसमें पॉइंट्स निकले वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ये कब से जुड़ा था, ये 81वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। फिर आता है हमारा 16(5) 16(5) क्या बोल रहा है, धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप के प्रबंधन के लिए पदों को उसी धर्म या संप्रदाय के लिए आरक्षित किया जा सकता है। और 16(6) बोलता है हमको राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इसको, इसको जोड़ा गया था 103 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसके संबंध में था ये, वही ईडब्ल्यूएस के संबंध में प्रोविजन था। इस आरक्षण की सीमा को वर्तमान आरक्षण की सीमा से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब अधिकतम 10% होगा ये। ठीक है। तो ये हमारा 16 हो गया। अब आते हैं हम 17 पे। 17 बोल रहा है हमको अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये बोल रहा है हमको आर्टिकल 17 बोल रहा है कि अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। निषिद्ध यानी मना किया गया है। और इस तरह का अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो वो दंडनीय होगा। ये मतलब ये जो आर्टिकल है वो अस्पृश्यता को समाप्त करता है और फिर किसी भी रूप में अगर आचरण किया जाता है तो उसको रोकता है। और अस्पृश्यता से अगर किसी भी तरह की कोई निर्योग्यता होती है तो वो दंडनीय हो जाती है। संसद ने इसके संबंध में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, जिसको अमेंड किया गया है। एसटी एससी में भी अस्पृश्यता के संबंध में एसटी एससी का एक एक्ट बना था 1989 में, उसमें भी इसमें अभी अमेंडमेंट किए गए हैं अस्पृश्यता के संबंध में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारा। फिर आता है हमारा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बोल रहा है हमको उपाधियों, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स के संबंध में बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, है ना। और भारत के किसी नागरिक द्वारा विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं की जाएगी। कौन बोल रहा है ये हमको, ये बोल रहा है हमको आर्टिकल 18। 18 बोल रहा है हमें से, 18 का क्लोज 2 बोल रहा था ये कि किसी भारत के किसी नागरिक द्वारा विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं की जाएगी। फिर थर्ड बोल रहा है हमको विदेशी नागरिक द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं की जाएगी
जो राज्य, ऐसा जो कौन सा विदेशी होगा जो राज्य के अंतर्गत लाभ या विश्वास का पद धारण करता हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपाधि ग्रहण नहीं की जाएगी। सेम ये उसका क्लोज फोर भी लगभग इसी की तरह है। तो ये क्या बोल रहा है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। 17 हमको बोलता है अस्पृश्यता का अंत और 18 हमको बोल रहा है उपाधियों का अंत। फिर आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से 18 में हमने समानता का अधिकार देखा, अब देखेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है हमको, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण करने का अधिकार। आर्टिकल 20 बोल रहा है हमको अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। और फिर आर्टिकल 21 आता है, वो हमको बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 ये आता है, वो बोलता है शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 22 बोलता है हमको कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। तो ये हमको यहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार बताए हैं। सबसे पहला आता है हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या बोल रहा है हमको, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो किन को मिलेगा, ये सभी नागरिकों को। अभी हम पढ़ के आए थे ना 15, 16, 19, 29 और 30, ये नागरिकों को प्राप्त है। तो जो 19(1) बोलता है वो बोलता है हमको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 इसमें अलग अलग क्लोजेस दिए गए हैं, ABCDEFG। तो ये जो है ये हमको क्या बता रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला हमको बता रहा है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या अधिकार है कि मौखिक या लिखित या छापकर किसी भी प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करना आता है। तो इसमें क्या आता है, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भी इसमें आती है, विज्ञापन की स्वतंत्रता भी इसमें आती है, सूचना का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है, और धरने प्रदर्शन का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो हड़ताल का अधिकार होता है ना, वो इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसमें अभिव्यक्ति न करने अर्थात चुप रहने का भी अधिकार इसमें आ जाता है। अभिव्यक्त रूप से कुछ नहीं बोल रहे, चुप रह रहे हैं, मौन रह रहे हैं, तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है ना। फिर इसके बाद आता है इसका पॉइंट बी। ये तो हो गया, ए हो गया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आ गया शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। फिर आता है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर आता है सभी जगह संचरण। संचरण क्या होता है, आवाज संचरण यानी बिना किसी बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। फिर आता है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। फिर ये जो एफ है, एफ यानी फिनिश, फिनिश यानी लोपित, ये वाला लोपित हो चुका है, ये वही प्रॉपर्टी के राइट से रिलेटेड था इसलिए लोपित हो चुका है। फिर ये आता है जी यानी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो इसके 6 पॉइंट्स है। तो इसको कैसे आ सकते हैं, वाक शांति संगम संघ, वाक शांति संगम संघ, संचरण, निवास और वृत्ति। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि वाक शांति संगम संघ, संचरण, निवास, लोपित, वृत्ति। मैंने ऐसे करके इसको याद किया था। फिर इसका जो क्लोज 2 है वो हमको बता रहा है कि जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है उस पर युक्तियुक्त निर्बंधन भी लगाए जा सकते हैं। युक्तियुक्त निर्बंधन किन आधारों पर लगाए जा सकते हैं, राज्य की सुरक्षा के लिए लगाए जा सकते हैं, प्रभुता के लिए, अखंडता के लिए, विदेशी राज्यों के साथ अगर महत्वपूर्ण संबंध बनाना तो उस संबंध में, लोक व्यवस्था के संबंध पर, नैतिकता के संबंध में, मानहानि के संबंध में, न्यायालय की अवमानना के संबंध में, अपराध उद्दीपन आदि के संबंध में इसमें युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। जैसे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, इनके सबके संबंध में क्या होता है, युक्तियुक्त निर्बंधन 19 क्लोज 2 के अंतर्गत बताए गए उन आधारों पर लगाए जा सकते हैं। फिर इसमें एक पॉइंट और आता है, ये बताता है कि आर्टिकल 19 का निलंबन आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग इसका निलंबन किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, जब आर्टिकल 352 में आपातकाल लागू होता है, इमरजेंसी लागू होती है, तो आर्टिकल 19 जो होता है वो स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः खत्म हो जाता है उस टाइम के लिए, है ना। फिर आता है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हमको बोल रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये क्या बोल रहा है, इसका क्लोज 1 बोल रहा है हमको कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया हो जो
कार्य करने के संबंध में, मतलब जब कार्य किया गया वो अपराध के रूप में किसी प्रवर्त विधि का, मतलब कोई विधि है उसका अतिक्रमण न किया गया हो, मतलब उसे कोई प्रवर्त विधि अगर उसका अतिक्रमण नहीं किया होगा तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा और उसके लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को ये तो बता दिया कि अतिक्रमण नहीं किया होगा तो वो अपराध नहीं होगा, और फिर सेकंड पॉइंट हमको बोल रहा है कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को एक बार से अधिक एक अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। ये वाला जो हमारा प्रोविजन है ना, वो वैसा का वैसा है जैसा कि सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 300 में दे रखा है, वैसा का वैसा सेक्शन है ना। और किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध से, ये तो हो गया एक ही अपराध से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, वो तो आ गया 2 में। और 3 के लिए क्या था? 3 के लिए था कि किसी दोषी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये वाला प्रोविजन इसमें दिया गया। लेकिन कोई व्यक्ति अपने मतलब अपनी मर्जी से दे सकता है कैसी गवाही, या हाँ इच्छा से दे सकता है। वो अगर वो चाहे तो ऐसी गवाही दे सकता है, स्वयं साक्षी हो सकता है अगर वह स्वयं चाहे तो, पर उसको विवश नहीं किया जा सकता। और इस तरीके के प्रोविजंस के लिए है ना, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि जबकि अपराध परीक्षण हेतु व्यक्ति को ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट आदि के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये जो पोर्शन है ना, ये भी हमारा आर्टिकल 20 के अंतर्गत कवर होता है। ठीक है। अब आता है हमारा आर्टिकल 21। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है ये मूल अधिकारों के संबंध में। क्या बोलता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये क्या बताता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, उसके जीवन से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकेगा। उसके अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं वंचित किया जा सकेगा। क्या होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? विधि द्वारा प्रस्तापित प्रक्रिया वह होती है कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा निर्मित विधि की तार्किकता, उचितता एवं नैसर्गिक न्याय से उसकी समीक्षा करके, मतलब अच्छे से उसकी समीक्षा की जाए विधि की, उसके अकॉर्डिंग ही उसको दंडित किया जा सकता है, उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। और ऐसा माना जाता है कि जीवन के अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि आप सांस ले रहे हो, बल्कि गरिमामय जीवन जो होता है, गरिमापूर्ण जीवन होता है, वो इसके अंतर्गत आता है कि व्यक्ति गरिमापूर्वक तरीके से अपने जीवन को जी रहा हो। तो कई कॉन्सेप्ट है इसके अंतर्गत कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल किया जा सकता है। इसमें आता है मानव का प्रतिष्ठा के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, शयन का अधिकार, और हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार। कई अधिकार है जो इसके अंतर्गत आते हैं। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, और शोर से प्रदूषण मुक्ति का अधिकार, अवसर का अधिकार। और हादिया का एक केस हुआ था, उसमें कहा था कि पसंद से विवाह करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो इसमें कई कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, कई केसेस के अंतर्गत कई कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं जो हमको बताता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या शामिल किया जाएगा और क्या शामिल नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद बताया जाता है कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 का, उसमें बताया गया था कि आर्टिकल 21 को आर्टिकल 359 के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये वाली बात भी हमको इसमें बताई गई है। ठीक है ना। फिर आता है हमारा आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या बोल रहा है? शिक्षा पाने का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार किन व्यक्तियों को? 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को। बालकों में बच्चे, इसमें लिंग का भेदभाव नहीं होता है, इसमें फीमेल और मेल दोनों शामिल होते हैं। बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। कि सभी बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कितनी आयु तक के बालकों को? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को। कब से जुड़ा था ये जुड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वां संविधान अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है ना। इसके इस अधिकार को लागू करने के संबंध में संसद द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 भी पारित किया गया था। ठीक है ना। तो जो शिक्षा के अधिकार के संबंध में जो कॉन्सेप्ट है वो न केवल मूल अधिकारों में दे रखा है, बल्कि
इसमें नीति निर्देशक तत्वों में भी दे रखा है। तो आर्टिकल जो 45 आता है वो भी हमें शिक्षा के संबंध में बताता है कि बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। तो कौन कितनी एज तक के बच्चों को, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को इसके माता पिता निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देंगे, इनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। ये हमको कौन सब बताता है, आर्टिकल 45 बताता है। और कौन से बच्चों के लिए, 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। फिर आता है आर्टिकल 51 जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, उसमें भी बताया गया बच्चों की शिक्षा के संबंध में अधिकार। फिर आता है हमारा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 हमको क्या बोल रहा है, आर्टिकल 22 बोल रहा है हमको कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये कौन सा आर्टिकल बोल रहा है हमको, आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 में हमको क्या बता रखा है कि कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है, 22(1) में बताया हमको कि एक व्यक्ति है जो गिरफ्तार किया गया है, तो गिरफ्तार करने के बाद उसको क्या अधिकार होगा, उसको गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होगा, है ना। फिर उसके बाद अपने पसंद के वकील से परामर्श का अधिकार होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमको बताता है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। तो इसमें जो इस समय एग्जाम्प्ट किया जाएगा ना, हटाया जाएगा, वो किया जाएगा यात्रा का अधिकार। 24 घंटे में इस यात्रा के, जो यात्रा का समय होता है ना, उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर 22 का क्लोज 3 हमको बोलता है कि ये अधिकार किसको नहीं है, किसको नहीं है ये अधिकार, ये अधिकार नहीं है शत्रु एवं अन्य देशीय व्यक्ति, है ना। और निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो जो निवारक निरोध के अंतर्गत व्यक्ति होता है ना, उसको ऐसे माना जाता है कि वो भविष्य में अपराध करेगा, उसको रोकने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। और जो दंडात्मक निरोध होता है ना, वो क्या होता है, अपराध करने पर होता है। अपराध किया और व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार किया, उसको कारण जानने का अधिकार दिया, पसंद के वकील से मिलने का अधिकार दिया, और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार दिया, ठीक है ना। पर ये जो अधिकार होते हैं वो शत्रु और अन्य देशीय व्यक्तियों को और निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होते। फिर आता है हमारा आर्टिकल 22 का क्लोज 4 और से लेके 22 के क्लोज 7 तक। ये क्या बोलते हैं कि जो राज्य व केंद्र सरकार दोनों इस संबंध में कानून बना सकती है। ये किसका विषय होता है, ये समवर्ती सूची का विषय होता है। जब राज्य और केंद्र दोनों, तो जो राज्य के विरुद्ध जब जब राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। तो राज्य किस संबंध में कानून बना सकती है, लोक व्यवस्था लोक व्यवस्था व सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए कानून बना सकती है। और केंद्र सरकार किसके लिए बना सकती है, राष्ट्र की संप्रभुता व सुरक्षा के लिए कानून बना सकती है निरोध के संबंध में। और ऐसे जो निरोध की अवधि होगी वो 3 माह तक हो सकेगी। और जो कौन इसकी जो सलाहकार बोर्ड होगा वो उचित कारण के आधार पर इसकी अवधि को बढ़ा सकता है, निरोध की अवधि को बढ़ा सकता है। सामान्य तो 3 माह होती है, पर इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है सलाहकार बोर्ड के द्वारा। सलाहकारी बोर्ड कौन होती है, सलाहकारी बोर्ड वो होती है जो जिसमें होते हैं हाई कोर्ट के जजेस और अदर जजेस। अदर जजेस कौन से, जो ऐसे जजेस बनने के योग्य व्यक्ति हो, ठीक है। फिर आता है ऐसे निरोध के खिलाफ न्यायालय में प्रतिवेदन भी दिया जा सकता है। और अगर निरोध का कारण क्या होना चाहिए, सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं बताया जा सकता, सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो ऐसा निरोध होगा वो सार्वजनिक हित के विरुद्ध में नहीं होता, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 22 था ये हमको क्या बता रहा था, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के। इसके बाद इस संबंध में है ना, निवारक निरोध के संबंध में कई कानून भी बने थे, जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1969 में समाप्त हो गया था। अब जैसे कई बने थे, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासू का बना था, और स्वापक औषधि और मन्य प्रभावी अधिनियम 1988 है। आतंकवाद निवारण अधिनियम बना था जो 2002 में बना था और 2004 में समाप्त हो गया था। तो इस तरीके के निवारक निरोध के संबंध में कानून बने थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आते हैं हम आर्टिकल 23 और 24 पर। आर्टिकल 23 और 24 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 23 और 24 हमें बताते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 हमें बोलता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध।
बताता है आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 का क्लोज 1 बोलता है मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम का प्रतिषेध होगा। और ऐसा क्या होगा? दंडनीय भी होगा। मानव दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध तथा इस उपबंध का उल्लंघन होने पर दंडनीय होगा कोई व्यक्ति। ये अधिकार राज्य और व्यक्ति, यानी राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। ठीक है ना। और आर्टिकल 23 का क्लोज 2 बोलता है कि इस आर्टिकल की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से नहीं रोकेगी। अनिवार्य सेवा अधिरोपित की जा सकेगी राज्य के द्वारा। ठीक है ना। और ऐसी सेवा करने में धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। कौन सा बता रहे हैं? आर्टिकल 23। तो मानव दुर्व्यापार क्या होता है? मानव दुर्व्यापार होता है जिसमें मनुष्य की वस्तु की तरह खरीद की जाती है या बिक्री की जाती है, और वैश्यावृत्ति हेतु विवश करना और उसकी कमाई से जीवन यापन करना, किसी भी स्त्री को वैश्यावृत्ति हेतु विवश करना। और देवदासी और दास प्रथा किसमें आती है? बेगार के अंतर्गत आती है। तो संसद के द्वारा इस संबंध में कौन कौन से कानून बनाए गए थे? कानून बनाए गए थे अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। ऐसा इसके संबंध में किया गया था आर्टिकल 23 के संबंध में। ठीक है ना। फिर आता है हमारा आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 हमें बताता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। ठीक है ना। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध लगाता है। कितने वर्ष से कम बच्चों के? 14 वर्ष से कम बच्चों के। कहाँ कहाँ पर नहीं लगाएगा? कारखाने, खान या अन्य संकटपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। संसद इसके लिए कौन सा अधिनियम पारित करती है? बाल श्रम प्रतिषेध और नियमन अधिनियम 1986। इसमें कब संशोधन किया गया था? 2016 में संशोधन किया गया था। और इसको क्या नाम दिया गया था? बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। इसमें क्या बताया गया था कि 14 वर्ष तक के बच्चों का किसी भी व्यवसाय में नियोजन प्रतिबंध होगा। केवल वो सिर्फ पारिवारिक सहायता कर सकते हैं, जो फैमिली बिजनेस होगा उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बताया गया इसके अंतर्गत। फिर आता है हमारी धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता आती है हमारी 25 से लेकर 28 तक। तो सबसे पहले जो आता है हमारा आर्टिकल 25, वो हमें बताता है अंतःकरण धर्म को निर्बाध रूप से मानने व आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्या बताता है इसमें? निर्बंधन के आधार क्या हो सकेंगे? लोक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर। तो राज्य क्या करेगा? धर्म के आचरण के गैर धार्मिक पक्ष जैसे वित्तीय, राजनीतिक को विनियमित करने के लिए राज्य विधि का उपबंध कर सकेगा। और सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हिंदुओं की सभी संस्थाएं और हिंदुओं के लिए खोली जाएगी। तो इसमें हिंदू कौन कौन से आते हैं? सिख, बौद्ध, जैन आदि हिंदू के अंतर्गत शामिल होते हैं। और जो सिख धर्म के लोग कृपाण धारण करते हैं ना, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 25 तो हमको ये बताता है कि अंतःकरण धर्म को निर्बाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। फिर आता है हमारा आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 हमको बोलता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मैनेजमेंट की स्वतंत्रता। क्या बताता है इसमें? प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन क्या प्राप्त होंगे? धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, उनके पोषण का अधिकार प्राप्त होगा। अपने धर्म के कार्यों के लिए प्रबंध करने की स्वतंत्रता होगी। जंगम और स्थावर संपत्ति का अर्जन करने की स्वतंत्रता होगी। और ऐसा इसका प्रशासन किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? लॉ के अकॉर्डिंग प्रशासन किया जाएगा, वृद्धि के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 हमको बोलता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का संदाय, टैक्स। इसमें अंतःकरण कीवर्ड था, इसमें प्रबंधन कीवर्ड था, और यहाँ पे कौन सा कीवर्ड है? करों। करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता। राज्य किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लगा सकता। हर कर उगाही पर ही प्रतिबंध लगाया जा सकेगा, लेकिन किसी भी तरीके का शुल्क लगाया जा सकता है, फीस लगाई जा सकती है। और कर से प्राप्त राशि का सभी धर्मों की अभिवृद्धि के लिए समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। तो करों के संबंध में प्रावधान हमारा आर्टिकल 27 में दे रखा है। और फिर आता है हमारा आर्टिकल 28। 28 क्या बोल रहा है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता।
तो क्या होता है, राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसी शिक्षण संस्था जिसका प्रशासन तो राज्य के पास हो, लेकिन जिसकी स्थापना किसी न्यास या विन्यास के तहत हुई हो, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। फिर इसके बाद आते हैं हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये कहाँ पे दे रखे हैं हमको, 29 और 30 में। आर्टिकल 29 में हमको बता रखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को जिनकी अपनी विशिष्ट क्या हो, भाषा हो, लिपि हो, बोली हो और संस्कृति हो, उनको उसे सुरक्षित करने का अधिकार होगा। यह उसके सामूहिक अधिकारों की सुरक्षा करती है और किसी भी नागरिक को राज्य के संस्थान या तो उससे सहायता प्राप्त संस्थान में केवल धर्म, मूलवंश, जाति व भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। यह व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान की क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 हमको बोलता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं में उनकी स्थापना करने का और उनकी प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 13 में स्थापना करने का और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना। फिर आता है हमारा आर्टिकल 31, जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी राइट। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको यहाँ से हटा दिया गया था और आर्टिकल 300 जोड़ के इसको 300 जोड़ के इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है ना। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अब है ना, इसमें कई अलग क्लोजेस भी बने हुए हैं, जैसे 31A, 31B और 31C। तो 31 जो ए था ना, वो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें बताया था कि राज्य किसी भी निजी संपत्ति को अधिग्रहण या निजी व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर सकता है और निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि को न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। ठीक है। फिर ऐसे 31B भी था, जो भी फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों को न्यायिक पुनरीक्षण से वो दी गई थी, सुरक्षा प्रदान की गई थी। और 31 जो सी था ना, वो 25 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1971 में हुआ था। इसमें क्या बताया था कि 39 जो आर्टिकल है उसकी सी और डी के अकॉर्डिंग नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाई गई जो विधि होगी ना, उसको आर्टिकल 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। और ऐसा ही 31C जोड़ा गया था, उसमें बताया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था और ये बताया था कि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानून को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। लेकिन इसको 43वां संविधान संशोधन जो 1977 में हुआ था ना, उसके द्वारा इसको हटा दिया गया था। तो ये इसके कुछ क्लोजेस थे। अब आता है हमारा आर्टिकल 32, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। मूल अधिकारों को जो प्रवर्तनीय करवाता है ना, वो यही होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हमारे किसी भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कहाँ जाते हैं, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जाते हैं। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32 है, इससे संविधान की आत्मा कहा गया था। किसने कहा था, अंबेडकर ने कहा था। भीमराव अंबेडकर जी थे ना, उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिए गए हैं, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसके संबंध में बताया गया है कि 32 क्लोज 1 में तो बताया कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर करने का अधिकार है ना। और इसके संबंध में क्या जारी की जाती है, 32 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग रिट जारी की जा सकती है। रिट कौन कौन सी हो सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट हो सकती है, परमादेश रिट हो सकती है, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये 5 तरह की रिट इसके अकॉर्डिंग जारी की जा सकती है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग मूल अधिकारों के प्रवर्तन कराने के लिए हमारे द्वारा रिटें जारी करवाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये था हमारा मूल अधिकारों का पोर्शन। हमने पार्ट 3 मूल अधिकारों को आज हमारे इस वाले लेक्चर में कंप्लीट किया है। जब हम आगे का लेक्चर देखेंगे तो जो हमने रिट पढ़ी है, ये जो रिट वाले प्रोविजंस है, इनको हम आगे करेंगे। रिट प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम रिट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पोर्शन को देखेंगे।
तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों के प्रोविजंस जो दिए गए हैं, एक हमारा बड़ा लेक्चर हो गया है, पर हमारा फास्ट रिवीजन, मूल अधिकारों को किसी भी चीज में डिवाइड नहीं किया जा सकता था, इनको अलग नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए इसको हमने एक लेक्चर में कंक्लूड करने की कोशिश की। आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, डी लॉ जंक्शन के साथ जुड़े रहिए और डी लॉ इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।